हेलो लिसनर, अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत लफ्जों का सफर, कहानी मोहब्बत दिल पर दस्तक, एपिसोड 36। कहानी को आगे सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, कहानी को लाइक और शेयर करना न भूलें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लग रही। उन्हीं का पता करने जा रहा हूँ। अम्मी से कहा भी था कि आयरन करवा कर अलमारी में रख दीजिएगा। ये ड्यूटी तो हमरा की थी, उसी को पता होगा। और राबिया को भी गजरों के बारे में बताते जाना। ये ड्यूटी तो अनस भाई ने अपने सर ली थी, मुस्तकबिल की प्रैक्टिस के ख्याल से। वह हंसता हुआ चला गया। कभी जो काम कोई ढंग से कर लिया हो इन लोगों ने। वे कौफ जर्सी अनस की तलाश में पड़ गई तो वहां कमरे में सब के नरगे में उलझता खफा होता पाया गया। वे सब उसे हर हाल में सेहरा पहनाने पर बाजिद थे, मगर वे किसी तरह भी राजी नहीं हो रहा था। आजकल भला सेहरा कौन पहनता है? सिर्फ घोड़ों के लिए महज होकर रह गया है ये। कोई बात नहीं यार, पहन लो। कभी कभार गधे भी पहन लेते हैं। चांद ने उसे कुछ कहा तो सबके कहकहा ने उसे बिदका दिया। जूही की भी हंसी छूट गई। देख लें आप, अंदर से ये ख्यालात हैं इन सबके, और आप सेहरा बंदी पर मयस्सिर है। वे तिल मिला रहा था। इन सबकी लन तरानियों पर हंसी तो ताईजान को भी आ रही थी, मगर वे जब्त किए रही कि इस बिदके हुए घोड़े की बहुत तहम्मुल से संभालने की जरूरत थी, वरना गया खैर के वह दूल्हा के अब्दी से मुस्तगिल। अनस भाई, वो गजरे, इसकी हालत से खत उठाते हुए जूही ने अभी पूछना ही चाहा था कि वो भन्ना कर इसकी तरफ पलटा। लाहौल वाला कुव्वत, अब मैं गजरे भी पहनूंगा? आपसे पहनने को थोड़ी कह रही हूँ। जावेद ने आपको जो गजरे लाने को कहा था, इनसे मुतालिक पूछ रही हूँ। जूही को हंसी आ गई। क्या वो भी मेरी ड्यूटी थे? शादी भी तो आपकी हो रही है, जूही ने जताने वाले अंदाज में कहा। मुझे तो लग रहा है जैसे कोई जुर्म हो रहा है। इसकी बेबसी पर वे सब हंस रहे थे। ये लोग तो बस शौकियों में ही खुश हो रहते हैं। जूही ने फ्रिज में रखवा दिए थे गजरे। ताई जान ने इन सब की गैर संजीदगी पर कुड़ते हुए जूही को फारिग किया। वह अनस की हालत और इसकी बेचारगी पर हंसती हुई किचन में चली आई तो दरवाजे ही में मुईद से सामना होते होते बची, मगर वे अपने चाय से भरे मग को छलकने से किसी तौर नहीं रोक पाया था। नागवारी के साथ इसको डपटने का इरादा किया, मगर इसकी मुस्तर खानासी चीख सारी तवज्जो से मिट गई। मग सिंक की साइड पर रखता हुए वे इसकी तरफ मुतवजा हुआ, और जो अपना पैर जमीन पर पटक रही थी, गर्मा गर्म चाय ने इसके पाँव की खबर ले ली थी। मुईद ने खत पर रख्त भर के तोहफे के बाद उसे बाजू से थाम कर अंदर किचन में लाते हुए स्टूल पर बिठा दिया। हर वक्त मुझे डांटने में लगे रहते हो, कभी खुद भी देखभाल के चल लिया करो तुमने तो जिंदगी में शायद मुझी से टकराने की कसम खा ली है। वे इस पर उलट पड़ी थी, तकलीफ के मारे आंखें भर आई थी। एक आध दराज चेक करने के बाद बर्नॉल की ट्यूब दरियाफ्त करके वह पलटा तो वह उठ खड़ी हुई। इस एहसान की कोई जरूरत नहीं है, बैठी रहो आराम से, इसने सख्ती से कहा, कहते हुए इसके शाने पर हाथ का दबाव डालते हुए उसे दोबारा बिठा दिया। और इसके मजीद एहतजाज करने से पहले ही वे बच्चों तंजों के बल बैठते हुए इसके पांव चेक करने लगा। खूबसूरत स्ट्रेप वाली रेड हाई हील में मुकीद इसका सफेद पांव अब सुर्ख हो रहा था। काफी जल गया है, कहते हुए एहतियात से इसका जूता उतारा तो वे सिसकारी भर के झुकी और अपने पांव की गर्दगो हालत देखने लगी। पहले तो कुछ ख्याल नहीं था, मगर अब जलन के मारे रोना आने लगा था। कुछ ये भी ख्याल था कि इतने शौक से खरीदा जाने वाला मैचिंग जूता अब पहनना नसीब नहीं होगा। मुईद ने उंगली पर बर्नर निकालकर बहुत एहतियात और नरमी के साथ इसके पांव के ऊपरी मुतासिरे हिस्से पर फैलाई तो अब तक अपनी तकलीफ के ख्याल से सू सू करती जूही के वजूद में सनसनाहट सी दौड़ी। इसने बेख्तियार अपना पांव पीछे खींचना चाहा। वे समझा शायद दर्द की वजह से खौफजदा हो रही थी। इसने दूसरे हाथ से इसके पांव को थामा था। फिर सारा वक्त रोती और मुझे कोसती रहोगी, वह बहुत सुकून से कहता अपने काम करता रहा, मगर जूही को तो यूं लग रहा था
जैसे 440 वोल्ट के करंट ने उसे छू लिया हो। मोहित प्लीज। इसने एक झटके से अपना पाँव खींचा था। वो मैं खुद लगा लूंगी। शायद इसकी आवाज में खफी सी लर्जिश उतर आई थी। अपनी तमतमाती रंगत को खुद भी महसूस कर सकती थी। लग गई है, अब जूता मत पहनना। वे एक नजर इसके सुर्ख पड़ते चेहरे पर डालता उठ खड़ा हुआ था। अच्छी लगूंगी ना बारात के साथ नंगे पाँव जाती। अपनी घबराहट पर इसने गुस्से का पर्दा डाला और स्ट्रेप से पकड़कर जूता उठाती खुद खड़ी हुई। आई एम सॉरी हारिका, गलती सरासर तुम्हारी थी। वह साबुन से हाथ धोते हुए इत्मीनान से बोला तो वह दांत पीसती दिल ही दिल में उसे बुरा भला कहती लंगड़ाती हुई किचन से निकल गई। हमरा, मेरे कपड़े कहाँ हैं? जावेद इसके सर पर सवार हुआ। कौन से कपड़े? मैं नहीं जानती। वह साफ मुंह कर गई। इतने दिनों के बाद तो पुराने हिसाब चुकाने का मौका हाथ आया था। एक पैंट होती है जिसकी दो टांगे होती हैं, एक कोट होता है जिसके दो बाजू होते हैं। इसने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में गोया निशानी बताई थी। ऐसे कपड़े तो मैंने मोहित भाई और अनस भाई की अलमारियों में देखे हैं। वे बड़े इत्मीनान से बोली थी। क्यों तंग कर रही हो हमरा? कहाँ है इसके कपड़े? सबा को जावेद की शक्ल पर तरस आया था। मुझे क्या पता, उसे चाहिए था कि ये अपने कपड़े ड्राई क्लीनर को देता। बड़े अंदाज से परफ्यूम चेक करते हुए बोली तो सबा को तरफ पलटा। आप ही इसके आप ही इसके नोट्स कॉपी कराने के लिए आपने धोबी को क्यों नहीं दिए? क्या? यानी आपने मेरे नोट्स कॉपी कराने के लिए इसको दिए हैं? हमरा को सदमा पहुंचा था। सबा ने गहरी सांस भरते हुए हाँ में सर हिलाया तो वे रुखाई से बोली, तुम मेरे नोट्स वापस दे दो, मैं खुद फोटो कॉपी करा लूंगी। अब तो मैं नहीं, उन्हें कॉपी करा चुका हूँ, लिहाजा मेरे कपड़े मिलते ही तुम्हारे नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे। वे इत्मीनान से बोला तो हमरा के लिए छोटा पढ़ना मुमकिन हो गया। मुझे नहीं पता कहाँ है तुम्हारे कपड़े। ओके, जावेद ने हल्की सी सांस भरते हुए कहा, मैं उन्हीं पुराने कपड़ों में सबसे पीछे वाली कुर्सी पर बैठकर तुम्हारे नोट्स पढ़कर टाइम पास कर लूंगा। हमरा ये दुश्मनी निकालने का टाइम नहीं है, सबा ने उसे समझाना चाहा। रहने भी दो आप ही, आज इसके नोट्स ही को जलाकर पार्टी करूंगा। इसने शरारत से चमकती आंखें बज़ाहिर बहुत बेनियाज खड़ी हमरा पर जमाई तो वे पर तिल मिला उठी। अनस भाई की अलमारी में रखा है तुम्हारा शादी का जोड़ा। इसके लब्बों की तलाश में महजूज कुन मुस्कुराहट फैल गई। इसकी काजल से सजी खफा खफा सी आंखों में देखते हुए वे बेहद इत्मीनान से बोला, और तुम्हारे नोट्स फोटो कॉपी मैंने ताईजान को दे दी है। ओ, हमरा ने गुर्राकर पाँव फटके और नाक वॉक आउट कर गई। सबा इन दोनों की हिमाकतों पर तासुफ से सर हिलाकर रह गई थी। वे भी चीखता चिल्लाता चला गया। जूही को जूता हाथ में पकड़े लंगड़ाते हुए कमरे में दाखिल होते देखकर बेड ठीक करते इसके हाथ वहीं रुक गए। तुम्हें क्या हो गया? जब मेरा साथ कोई हादसा रोनुमा हुआ करे तो मुझसे पूछने बगैर समझ जाया करो कि क्या हुआ और किसकी वजह से हुआ है। वो गिरने कैसे अंदाज में इसके बिस्तर पर बैठी और अपने मुतासिर पाँव का जायजा लेने लगी। खुदा के लिए जूही, अब तो बड़ी हो जाओ, ख्वाह मुखमा मोहित भाई से उलझना छोड़ दो। सबा ने उसे समझाया था। तुम तो बस इसी की साइड लिया करो, कभी उसे भी समझाया करो कि मुझे छोटा समझकर ही प्यार से बात कर लिया करे। वह खफासी थी। सबा बेसाख्ता मुस्कुरा दी। प्यार से या प्यार की बात कर लिया करें? शट अप, वह नागवारी से बोली थी। अच्छा, ये हुआ क्या है? सबा ने इसके पाँव का जायजा लेते हुए कहा तो इसने मुख्तसर सारा किस्सा सुना दिया। वैसे जुई, ये कलर तुम पे अपना सूट कर रहा है कि मुझे तो तुम पर प्यार आ रहा है। मोहित भाई ने तारीफ नहीं की। सबा ने अपने लहजे को मकदूद भर सरसरी बताया था, मगर वो करंट खा गई। तुम सिर्फ अपने नौफिल अहमद से मुतालिक सोचो, समझी?
मगर रुई अम्मी का इरादा है कि तुम्हारी और मुईद भाई की। वे इस पर हकीकत वाज़ह करना चाहती थी मगर वे इसकी बात काट गई। मगर नाम तो मेरा ऐसा कोई इरादा है और ना ही मुईद हसन का। मुईद भाई का क्यों नहीं? वह हैरत से बोली। वो यूं माय डियर कि इस सड़े हुए कबाब की अलमारी के लॉकर में एक डायरी है और इस डायरी में न सिर्फ इसने शायरी कर रखी है बल्कि एक अदद लड़की की तस्वीर भी इसमें मौजूद है। इसने अटल अंदाज में कहा। कयाफे मत लगाओ जूही, मुईद भाई ऐसे नहीं है। इसके इकदाद ने जूही को बता दिया। पाँव की जलन दिमाग तक पहुंच गई। अच्छा जी, आपके मौलवी भाई ने अलमारी के लॉकर में अपने कारी साहब की तस्वीर रखी होगी और वो नज्म भी उन्हीं के हुस्न जहान सोच से मुतासिर होकर लिखी होगी। किसी जमात में शामिल होने लगे होंगे ना। इसकी लाफ जी पढ़ना चाहते हुए भी सबा को बेख्तियार हंसी ने आ घेर लिया तो वह बड़बड़ाती हुई अपने पांव पर झुक गई। ढेर सारी सालियों के नरगे में फंसा अनस अपनी सारी शोखी और तरारी भुला बैठा था। मगर वे सब कौन सा दूर थे। एक ही इशारे पर सब दाएं बाएं पीछे यूं आ खड़े हुए जैसे खुदाई फौजदार। अनस की सांस आसान हुई थी। संभल के भाई, दूल्हा भाई ने कफायती बंदे बांध लिए हैं। सिद्रा ने शरीयत से तंजर किया था। जहां नक्श अमन का खदशा हो वहां ये एहतियात लाजमी होती है। चांद के अंदाज में भी शरारत थी। गौर कीजिएगा, बोलने के लिए भी दूल्हा भाई ने अलग से गार्ड रखे हैं। जारा ने हाक लगाई तो अहमद ने बर्जास्तगी से कहा, देखिए जी, बाद में भी तो इनकी जबान पर कर्फ्यू लग जाना है, इसलिए अभी से मुंह बंद रखने की प्रैक्टिस कर रहा है। ओहो, आप तो सन 60 के हीरो लग रहे हैं। सब हंसी थी। चलिए, आपने किसी तो हीरो तो माना, चांद ने पुरएतमाद अंदाज में कहा तो वे बोली, मगर फ्लॉप। अबरार ने अनस के पास से उठकर मुईद को अपनी जगह पर बिठाया तो वे गड़बड़ा गया। क्या मसला है? नफरी कम पड़ गई थी, इसलिए आपको बुलाया है। बहुत हाजिर जवाबी का ये मुजाहिरा अदनिया की तरफ से हुआ था जो अभी स्टेज पर आई थी। अहमद की निगाह में बेसाख्ता ही शाइस्ती तराई उतर। अरे ये तो खुद नफरी बुलाने वाले में से हैं, मौसूफ वकील होते हैं। अबरार ने उन्हें डराना चाहा। भाई जरा संभल के, ये तो फौरन कोई दफा लगा देंगे। अब की बार अटैक मुईद पर किया गया था। वो तो बोला नहीं, अलबत्ता पीछे खड़े नौमान ने इसका इशारा शाना थपका था। इनकी तो खामोशी ही रौब है। जी नहीं, बोलते हैं वो हैं जिनके पास बोलने के लिए कुछ हो। सिद्रा ने शौकी से कहा। खैर ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। ढोल अंदर से बिल्कुल खाली होता है मगर बचता बहुत है। अहमद के दार प्रांस के साथ साथ मुईद ने भी बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। अब हमें ढोल कह रहे हैं? सदमे से पूछा गया। चांद ने फौरन लहजे में शीरनी समोई। अरे नहीं, आप कहाँ बोलती हैं, और अभी तो आपकी बोलती बिल्कुल बंद है। इसके लतीफ से अंदाज ने गिरह लगाने पर माहौल जाफरान राज बनने लगा। निकाह की तकरीब खैर बखूबी अंजाम पा गई। तमाम से फारिग होने के बाद दुल्हन के आने का शोर सुनाया गया तो मूवी मेकर्स के कैमरों का रुख पलट गया। वो आ रही है। अनस की सरगोशी में बहुत बेताबी थी। जहां मुईद को हंसी आई वहीं चांद ने आहिस्ता से कहा, जब हमेशा के लिए आ जाएगी तब पूछूंगा।